नमस्कार दोस्तों, देव IT की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे जो अगला अपना लेसन था विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। ये अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे क्योंकि ट्रांसफार्मर है वो अपन पूर्ण कर लिया, ठीक है। और उसमें कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। देखो, विद्युत धारा के कई प्रभाव होते हैं। चुंबकीय प्रभाव भी होता है, उष्मीय प्रभाव भी होता है और कई प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों में से रासायनिक प्रभाव एक अलग ही प्रकार का प्रभाव होता है। आई बात समझ में कि रासायनिक प्रभाव एक अलग प्रकार का प्रभाव होता है। इसमें क्या होता है, एक अकार्बनिक और कार्बनिक जो विलयन होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के माध्यम से ये रासायनिक प्रभाव की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। आई बात समझ में, ये रासायनिक प्रभाव की प्रक्रिया है, ये पूर्ण की जाती है। तो कार्बनिक है, अकार्बनिक विलयन है, इन पदार्थों के माध्यम से ही ये चीज की जाती है। अब देखो, अपन बात करेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव में इसकी परिभाषा क्या कहता है कि जब किसी अम्लीय विलयन में एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, उसकी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। देखो, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव में अम्लीय विलयन और अकार्बनिक विलयन, उसमें से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो एक क्या हो जाता है, अभी रासायनिक वैद्युतिक अपघटन की क्रिया के अंदर बढ़ जाता है, अलग अलग बढ़ जाते हैं वो। आई बात समझ में, जैसे H2 है, SO4, तो H2 प्लस अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, तो अलग अलग बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार देखो, अम्लीय विलयन की बात करते हैं, पर अम्लीय विलयन क्या होते हैं, इसमें देखो इलेक्ट्रोलाइट में दे रखा है कि जैसे वनस्पतिक तेल है, एल्कोहल है, स्प्रीट है, मतलब तेजाब है, तेजाब बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में। इनको क्या बोलते हैं, कार्बनिक विलयन होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक विलयन होते हैं, जो विद्युत धारा के चालक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। और अकार्बनिक विलयन कौन से होते हैं, जैसे डिस्टिल वाटर, ये क्या सारे के सारे अचालक पदार्थ होते हैं। आई बात समझ में, तो ये है अपनी वनस्पतिक तेल, एल्कोहल, स्प्रीट है, ये सारे के सारे क्या है, क्या है, कार्बनिक पदार्थ। आगे बात समझ में, तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं, जब किसी अम्लीय विलयन में से या अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वह विद्युत धारा, यह क्रिया विद्युत धारा की क्या कहलाती है, रासायनिक प्रभाव कहलाती है। अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को अपन हिंदी में अपनी आम भाषा में बोलते हैं तेजाब। इलेक्ट्रोलाइट को आम भाषा में क्या बोलते हैं, तेजाब। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कोई भी विलयन हो, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, उसमें क्या किया जाता है, अगर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके करने पर उस मतलब पदार्थ की संरचना क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि कोई पदार्थ है, चाहे वो कार्बनिक पदार्थ हो, उसमें अगर अपन विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो उसकी संरचना क्या हो जाएगी, संरचना परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो
वह क्रिया क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रोलाइट की प्रक्रिया कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उस पदार्थ को। आई बात समझ में। अब बात करेंगे वो पदार्थ होती है कार्बनिक विलयन में, वनस्पतिक तेल है, एल्कोहल है, स्प्रिट है आदि। ठीक है, अकार्बनिक विलयन में जैसे अशुद्ध जल है और विद्युत के सभी अचालक पदार्थ हैं, ये होते हैं। अब बात करेंगे ये प्रक्रिया में आने के लिए अपने को इलेक्ट्रोडों की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रोडों की। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड देखो कि जो अपन जो विलयन है पदार्थ है उसमें अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करवाना चाहते हैं तो प्रवाहित करवाने के लिए उसमें दो धात्विक क्षणों की अपने को क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। दो धात्विक क्षणों की आवश्यकता पड़ेगी। वो धात्विक क्षण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाने के लिए दो धात्विक क्षणों की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहते हैं। चाहे वो धात्विक क्षण होनी चाहिए, चाहे वो तांबे की हो, चाहे वो पीतल की हो, चाहे वो किसी पदार्थ की हो, लेकिन चालक होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो दो धात्विक क्षणों की अपने को आवश्यकता पड़ेगी, उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। आई बात समझ में। अब इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड में अलग अलग क्या होते हैं? इसके ध्रुव होते हैं, अलग अलग ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। अब देखो एनोड कौन सा होता है? एनोड कौन सा होता है? कि एनोड होता है कि जिस धात्विक क्षण के माध्यम से, जिस धात्विक क्षण के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है, जिस धात्विक क्षण के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसको अपन क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं, जिसको अपन प्लस पॉजिटिव से चिन्हित किया जाता है। आई बात समझ में कि जिस धात्विक क्षण के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से क्या होती है? बाहर निकलती है, चाहे वो विलयन अभी मैंने बताया कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, कौन सा भी विलयन हो उसके माध्यम से वो क्षण के माध्यम से बाहर निकलेगी, उस क्षण को क्या कहेंगे? एनोड क्षण कहेंगे। दूसरी कैथोड क्षण, जिस धात्विक क्षण के माध्यम से विलयन, जिस धात्विक क्षण के माध्यम से विलयन में विद्युत धारा प्रवेश करती है, विद्युत धारा प्रवेश करती है, विद्युत धारा प्रवेश करेगी तो और एनोड के माध्यम से बाहर निकलेगी, तो उसको अपन क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं, जिसको अपन इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एक होता है धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था अपना एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोड की बात समझ में आ गई होगी। अब देखो वैद्युतिक अपघटन क्या होता है, ये देखेंगे। वैद्युतिक अपघटन क्या होता है कि जब किसी मतलब इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास, किसी पात्र के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर मतलब पानी या जल होता है, उसको एक घोल की प्रक्रिया के माध्यम से उस जल को उसके अंदर घोला जाता है या उसको मिलाया जाता है। मिलाने पर वो प्रक्रिया उसके अंदर क्या कहलाती है? उसकी वैद्युतिक अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है कि जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मतलब पानी या घोल आसुत जल है वो मिलाया जाता है, मिलाने पर वह क्रिया उसकी क्या कहलाएगी? वैद्युतिक अपघटन की क्रिया कहलाएगी। तो बात समझ में आई होगी जितनी मैंने बताई है, तो लिख लेना।
यह प्रक्रिया अपनाने के लिए अपने को पात्र की जरूरत पड़ेगी। उस पात्र को क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। देखो वोल्टामीटर क्या होता है? वोल्टामीटर होता है कि जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन की क्रिया अपनाई जाती है, ठीक है, जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है, उस पात्र को क्या कहा जाता है? वोल्टामीटर के नाम से जाना जाता है। और वो पात्र चाहे वो चीनी मिट्टी का हो, चाहे वो कांच का हो। आई बात समझ में? चाहे वो चीनी मिट्टी का हो, चाहे वो कांच का हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो वो पात्र मैं अभी बताऊंगा, मैं एक संरचना के माध्यम से। ये देखो इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट भरा है। अपन वैद्युतिक अपघटन की क्रिया संपन्न करने जा रहे हैं इसमें। ये दोनों के दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड। क्या है? इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड एक तो एनोड इलेक्ट्रोड है या कैथोड इलेक्ट्रोड है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां मैंने ऐसे सिंबल बना रखा है, तो एक तरफ से विद्युत धारा विलीन में प्रवेश कर रही है, एक तरफ से बाहर निकल रही है, ठीक है। अब देखो जो विलीन से विद्युत धारा, देखो इसको अपन क्या कहेंगे? अभी पढ़ा था कि विद्युत धारा विलयन के अंदर प्रवेश करेगी, अंदर प्रवेश करेगी, उसको अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी क्या कहेंगे? विलयन के अंदर प्रवेश करेगी, उसको अपन क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड। और जो विलयन से बाहर निकलेगी उसको क्या कहेंगे? एनोड। और जो अपना वोल्टामीटर क्या है? ये वोल्टामीटर है जो पात्र पर यूज में ले रहे हैं, ये क्रिया अपनाने के लिए, संपन्न करने के लिए,
उसको अपन क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। ये कोई वो वोल्टमीटर नहीं है, वोल्टामीटर है। वोल्टमीटर होता है कि राशियों का मापन करने के लिए, वैद्युतिक राशि होती है उनका मापन करने के लिए, वोल्टेज नापने के लिए काम में लेते हैं अपन। ये पात्र होता है, ये चीनी मिट्टी का हो चाहे मिट्टी हो चाहे कांच का हो, वैसा भी हो। अब इसके अंदर पदार्थ भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है, कार्बनिक पदार्थ, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरे हुए हैं। अब देखो इसके अंदर एक पदार्थ और होता है, जैसे मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो ये क्या है, क्योंकि इसके अंदर ये क्रिया अपनाने के बाद इसमें क्या बन जाते हैं भाई, आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आयंस। ये क्या है, ये एरो के निशान लगा रखे हैं, ये ऋणायन। क्या है भाई, ऋणायन पदार्थ है। और इस साइड के धनायन। धनायन आई बात समझ में। ये प्रक्रिया अपने को आनी चाहिए समझ में कि यहां पर जो विलयन में विद्युत धारा अगर प्रवेश करेगी तो उसको कैथोड कहेंगे, और विलयन से बाहर निकलेगी उसको एनोड कहेंगे। और जो इसके अंदर जो पात्र के अंदर पदार्थ भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट और धनायन, ये प्रक्रिया अपनाने के बाद इसमें आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ये अब ये पात्र होता है, उसको वोल्टामीटर के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लिख लेना, इसके बाद में अपना अगला है आयनीकरण। आयनीकरण क्या होता है, आयनीकरण। आयनीकरण क्या होता है, देखो जिस विलयन को, जिस इलेक्ट्रोलाइट को किसी जल या पानी के अंदर आदि में घोल दिया जाता है, घोलने पर धन तथा और ऋण, मतलब घोलने के इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया जाता है, पानी आदि में अशुद्ध जल में घोल दिया जाता है। घोलने के बाद वो अपनी प्रक्रिया करते हैं उस पात्र के अंदर, तो वो धन तथा जिसको अपन प्लस से डिनोट करते हैं ऋण, अवयव में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है। कि उसके अंदर उसको घोलने के बाद, प्रक्रिया में घोलने के बाद क्या हो जाता है, धन आयन अलग हो जाते हैं, धन अलग हो जाते हैं, ऋण है वो अलग हो जाते हैं। आई बात समझ में। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। आई बात समझ में। ये क्रिया इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी घोल पदार्थ, घोलयुक्त पदार्थ के अंदर घोला जाता है, पानी में घोला जाता है, घोलने के बाद में ये जो पदार्थ है वो धन में और ऋण में बंट जाते हैं, और बंटने के बाद वो एक विभक्त हो जाते हैं। बंटने के बाद में ये प्रक्रिया एक धनायन की भांति और ऋणायन की भांति काम करने लगती है। आई बात समझ में। उसी को अपन क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया को आयनीकरण कहा जाता है। आई बात समझ में। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, आयनीकरण कहा जाता है। अब देखो आयनीकरण होने के बाद में उसमें क्या बढ़ जाते हैं भाई, एक तो बढ़ जाता है धनायन
और दूसरा बन जाता है ऋणायन। क्या बन जाता है? ऋणायन। एक बन जाता है धनायन और दूसरा बन जाता है ऋणायन। धनायन क्या होता है अभी? धनायन होता है इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले, कैथोड की ओर जाने वाले, किसी इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयन होते हैं, वो आयन क्या कहलाते हैं भाई? धनायन कहलाते हैं। आई बात समझ में? कैथोड की ओर जाने वाले, जैसे मैंने छड़ बनाई थी उस पात्र के अंदर, तो इस प्रकार से एरो के निशान थे, इसी प्रकार। तो ये थी इसकी कैथोड और ये थी एनोड। अब देखो धनायन कौन से होते हैं? जो एनोड से निकल के किसकी तरफ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। वो उस भाग को क्या कहेंगे? धनायन कहेंगे उस छड़ को। आई बात समझ गए? और ऋणायन क्या होता है भी? ऋणायन होता है कि जिस इलेक्ट्रोलाइट में, किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो क्या है, जो जिस छड़ के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट में से आयन है वो क्या कर रहे हैं? ऋणायन क्या होता है? धनायन मैंने बता दिया कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में से जो आयन कैथोड की ओर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? एनोड या धनायन कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन है वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? ऋणायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋणायन कहा जाता है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो बता देना कि आयनीकरण मैंने बता दिया कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में जल आदि पानी को घोला जाता है, घोलने पर वो क्या हो जाते हैं? धन और ऋण अवयवों में बट जाते हैं, अलग अलग भागों में। बटने के बाद में यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उसकी आयनीकरण की प्रक्रिया कहलाएगी, यह क्रिया करने के बाद। और फिर वो आयनीकरण की करने के बाद धन और ऋण में होने के बाद उसमें आयन प्रवाहित होने लगते हैं, उसको बोलते हैं धनायन में हो जाता है और ऋणायन में हो जाता है। ये दोनों छड़ के एनोड और कैथोड, दोनों छड़ों में धनायन भी है और ऋणायन भी है। आगे बात समझ में? तो धनायन कौन से होते हैं? जिस इलेक्ट्रोलाइट में आयन है वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, उसको तो अपन धनायन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयन है वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। आगे बात समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब पढ़ेंगे अपने वैद्युतिक अपघटन के नियम। वैद्युतिक अपघटन के नियम। देखो वैद्युतिक अपघटन के नियम है वो, ये नियम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था माइकल फैराडे। क्या था? माइकल फैराडे। इस वैज्ञानिक ने वैद्युतिक अपघटन के नियम प्रतिपादित किए थे। नियम है वो प्रतिपादित किए थे। और ये नियम इसने दो नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें अपन बात करेंगे प्रथम नियम की।
प्रथम नियम की बात करेंगे, है प्रथम नियम के कहें, प्रथम नियम, प्रथम नियम में बता रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान और उस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा और समय के अनुक्रमानुपाती होता है। आई बात समझ, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान और उस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा समय के अनुक्रमानुपाती होता है। आई बात समझ में, समय के अनुक्रमानुपाती होता है। किस प्रकार, एम अनुक्रमानुपाती आई टी, एम अनुक्रमानुपाती आई टी, मतलब परिभाषा का मतलब क्या हो कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान एम है, वो किसी पदार्थ का द्रव्यमान, आई इसमें दिखा रखी है विद्युत धारा, और टी है वो समय, ये इंटू में आई इंटू टी की विद्युत धारा की मात्रा और समय की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आई बात समझ, एम इसमें द्रव्यमान है, आई विद्युत धारा है, टी है वो अपनी समय। अब देखो प्रथम नियम में क्या बताया है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उस विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा और समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे बात समझ में। अब एम द्रव्यमान है, कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, द्रव्यमान एकत्रित है, और उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कितने समय तक, उस द्रव्यमान के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। जितना उसका द्रव्यमान है, उसकी मोटाई ये पदार्थ है, वो उतनी विद्युत धारा उसके अंदर प्रवाहित होगी। आधी बात समझ में। तो ये था इसका प्रथम नियम, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या बताया, यदि एक ही मान की विद्युत धारा, एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय में, एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय में विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए, तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। आई बात समझ में कि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय में विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए, तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। आई बात समझ में। तो इसमें M1 है पदार्थ, M1, M2, M3 मैंने रासायनिक क्या लिया है, द्रव्यमान लिया, इसमें क्या लिया है, द्रव्यमान ले लिया, और W से इसको क्या कर दिया मैंने, रासायनिक तुल्यांक को चिन्हित कर दिया। रासायनिक तुल्यांक ले लिया मैंने W, और M है इसमें द्रव्यमान, W1 ले लिया, W2 ले लिया, W3 ले लिया। आगे बात समझ में। तो ये द्रव्यमान है
ये द्रव्यमान इन रासायनिक तुल्यांकों के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किस प्रकार, देखो ऐसे M अनुक्रमानुपाती W1 1, ठीक है। इसी प्रकार M2 अनुक्रमानुपाती W2 हो गया। इसी प्रकार M3 अनुक्रमानुपाती W3। इस प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं, रासायनिक तुल्यांक किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान और रासायनिक तुल्यांकों का एक क्या होता है, गुण होता है। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात में M1 बटे W1 M2 बटे W2 M3 बटे W3, इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, दोनों नियम है वो पढ़े हैं, दोनों नियमों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो प्रथम नियम भी बता दिया मैंने, द्वितीय नियम भी बता दिया। और दोनों नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे, माइकल फेराडे ने, द्वितीय अपघटन के नियम। तो आज अपन इतना ही, यहां तक जो अपना वैद्युतिक अपघटन नियम है यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी कल स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। धन्यवाद।